हेलो एवरीवन, दिस इज वैभव हियर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो पर हम कंडक्टर लेक्चर नंबर 6 शुरू करेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस ऑन द मेटालिक प्लेट्स होने वाला है। कंडक्टर्स के अंदर अभी तक हमने 5 लेक्चर्स कंप्लीट किए और इन 5 लेक्चर्स में हमारा ज़्यादातर फोकस स्फेरिकल शेल्स पर रहा है। और आज के इस वीडियो से हम मेटालिक प्लेट्स पर डिस्कशन शुरू करेंगे and we will take around 2 lectures to complete each and everything that is required for the metallic plates। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। एंड यस, फॉर द न्यू जॉइनर्स मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको हमारे इस प्लेटफॉर्म पर जेई एडवांस फिजिक्स से रिलेटेड हर एक चीज़ देखने को मिल जाने वाला है। और उसके लिए आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका कि लिंक आपको हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर देखने को मिलने वाला है। तो जाइए वहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए और जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको कुछ कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जिसमें कुछ कंप्लीटेड कोर्सेज हैं, कुछ ऑनगोइंग कोर्सेज हैं और कुछ हमारे अभी अपकमिंग कोर्सेज भी और इसमें आने वाले हैं। तो अगर मैं जेई 2025 वालों के लिए बात करूं तो कुछ कंप्लीटेड कोर्स हैं, जिसमें आपको मैकेनिक्स का कोर्स देखने को मिलेगा सबसे पहले। तो ये जो मैकेनिक्स का टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसके बिना आपके आगे आने वाले चैप्टर्स भी टॉप लेवल पे फिनिश नहीं हो पाएंगे। इस वजह से मैकेनिक्स काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और मैकेनिक्स को बिल्कुल बेस्ट लेवल पे कवर अप किया है हमने हमारे इस कोर्सेज पे। इसके अंदर आपको डिटेल्ड थ्योरी देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे अच्छे सोर्सेज से क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस कराई गई है, अच्छी तरह से थ्योरी डेवलप किया गया है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा अगर आप इस कोर्सेज के साथ को इनरोल करते हैं तो। और साथ में अगर हम बात करें ऑप्टिक्स एसएचएम वेव्स, अगेन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ऑप्टिक्स के अंदर आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स दोनों देखने को मिलेगा। और ऑप्टिक्स एसएचएम वेव्स एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस वजह से हो जाता है बिकॉज इससे आपको जेई एडवांस में हर एक साल आपको सवाल देखने को मिलने वाले हैं और कम मेहनत के साथ कम टफ लेवल के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते नहीं हैं। इस वजह से अगर आप थ्योरी अच्छी तरह से पढ़ते हैं और हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझते हैं तो उस मॉडरेट लेवल के जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो आप ईजिली खुद से कोप अप कर सकते हैं। इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट कोर्स हो जाता है बिकॉज इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और सिर्फ आप अच्छी थ्योरी पढ़ते हुए ही इसके क्वेश्चंस को खुद से अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ठीक है, ये भी हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट कोर्स हो जाता है। और अगर मैं अपने अभी ऑनगोइंग कोर्स के बारे में बात करूं तो दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और वी आर नाउ इन electromagnetic induction as now and we will complete this course in next 10 to 12 days, जिसमें हम इसे कंप्लीट कर लेने वाले हैं। और इस कोर्स के अंदर भी आपको बिल्कुल डिटेल्ड थ्योरी देखने को मिलेगा, बिल्कुल बेहतरीन लेवल की थ्योरी देखने को मिलेगी। साथ में बहुत अच्छे लेवल के प्रैक्टिस भी कराए गए हैं और एज यूजुअल जैसे कि हर एक कोर्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी आपको कराए गए हैं। बहुत बढ़िया लेवल से हर एक चीज़ को डेवलप किया गया है, तो आपको मज़ा ही आ जाने वाला है। अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म करना चाहते हैं तो ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। और साथ में अगर मैं अपने एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस के बारे में बात करूं तो ये हर एक कोर्सेज़ के अंदर इंक्लूडेड हैं और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि अलग अलग सोर्सेज से AITS हो गया, पाथफाइंडर वगैरह के बचे हुए क्वेश्चंस जो भी हैं वो सारे आपको कंपाइल करके दिए जाएंगे। आप उसे सॉल्व कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एंड उसके बाद आपको इसका वीडियो सॉल्यूशंस भी देखने को मिलेगा। तो जैसे ही हम थोड़ा सिलेबस और कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके अंदर आपको और फ्रीक्वेंट वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये सारी चीज़ें और आपके प्रिपरेशन के लिए जितनी चीज़ें नीडेड है आपको हमारे इस कोर्सेज़ के अंदर हर एक चीज़ देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए और इन सारी चीज़ों को एंजॉय कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और लेक्चर शुरू करते हैं। उसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस इन द मेटालिक प्लेट्स। तो मेटालिक प्लेट्स में चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं इसके बारे में बात करते हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखने वाले हैं गिविंग क्यू चार्ज टू एन आइसोलेटेड प्लेट। आइसोलेटेड प्लेट का मतलब है अकेला एक प्लेट रखा गया है और उस पर आप अगर क्यू चार्ज बाहर से एक्सटर्नली डालते हैं, अगर एक्सटर्नली इंजेक्ट करते हैं क्यू चार्ज तो उस पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा उस क्यू चार्ज का प्लेट्स पर, हम इसके बारे में बात करना चाहेंगे। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये एक प्लेट है, मान लीजिए ये एक प्लेट है हमारे पास और इस प्लेट पे हमने बाहर से कुछ क्यू चार्ज ऐड किया, बाहर से हमने कुछ क्यू चार्ज ऐड किया, तो ये क्यू चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे इसके बारे में हमें बात करना है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि ये जो मैंने शेड पोर्शन किया है, ये शेड पोर्शन अगर आप देखें तो ये पूरा कंडक्टिंग मटेरियल का है, ये पूरा कंडक्टिंग मटेरियल का है। तो अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल का है तो आपने पहले ही इस सारी चीज़ों को पढ़ा है कि कंडक्टिंग मटेरियल पे ई नेट
हमेशा जीरो होता है, ई नेट हमेशा इस पे जीरो होता है। तो अगर ई नेट जीरो होना है, मतलब अगर आपने इस पे क्यू चार्ज दिया है तो क्यू चार्जेस को कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना है कि अंदर के उस पॉइंट पर ई नेट जीरो हो जाए, उस पे ई नेट जीरो हो जाए। तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं? तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि इसका थिकनेस बहुत कम है, हमने कम थिकनेस का एक प्लेट लिया है, तो दो सरफेस है, एक लेफ्ट सरफेस है, एक राइट सरफेस है, और उनके बीच में बहुत कम थिकनेस है, ऐसा मान सकते हैं। अच्छा, तो जब आपने इस पे क्यू चार्ज दिया तो कुछ चार्जेस यहाँ पर इस सरफेस पे आए होंगे Q1, और इस Q1 के आने की वजह से ये जो पॉइंट A मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है वो A के अबाउट ये जो सरफेस देखने को मिल रहा है वो इनफाइनाइट शीट की तरह बिहेव करेगा, बिकॉज बहुत क्लोज पॉइंट है तो इट विल एक्ट एज एन इनफाइनाइट शीट। इसके लिए एक इनफाइनाइट शीट सा बिहेव करने वाला है, और इस वजह से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या फील्ड देखने को मिलेगा, Q/2A एप्सिलॉन नॉट, Q1/2A एप्सिलॉन नॉट। अगर उस सरफेस पे Q1 चार्ज आते हैं तो ये कुछ ऐसा फील्ड कंट्रीब्यूट करेगा। और अगर मान लीजिए आपने इस सरफेस पे जो Q चार्ज दिया तो इस सरफेस पे Q2 चार्ज आ गया, और इसकी वजह से ये जो सरफेस है वो A पॉइंट पर कैसा फील्ड प्रोड्यूस करना चाहिए, उसे ऐसा करना चाहिए Q2/2A एप्सिलॉन नॉट, Q2/2A एप्सिलॉन नॉट। और आपको पता है कि ई नेट यहाँ पर जीरो होना है, ई नेट जीरो होना है, और ये आइसोलेटेड प्लेट है, मतलब इसके आसपास हमने और कोई भी चार्ज नहीं रखा है, आसपास कोई भी और चार्ज नहीं रखा है। तो जब इसके आसपास कोई और भी चार्ज नहीं रखा है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि यहाँ पर अगर ई नेट जीरो करना है तो इन दोनों फील्ड को इक्वल होना पड़ेगा, और अगर ये दोनों फील्ड को इक्वल होना है तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि Q1 और Q2 को इक्वल होना पड़ेगा। और अगर Q1 Q2 इक्वल हो गए, मतलब अगर आप इस पे Q चार्ज यहाँ बाहर से इंजेक्ट कर रहे हैं तो दोनों सरफेस पे हाफ हाफ चार्जेस आपस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ Q1 इज इक्वल्स टू Q2 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू Q/2। तो अगर मैं इसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊं तो यू विल फाइंड कि वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि अगर आपने इस पे बाहर से Q चार्ज ऐड किया था तो यहाँ पर कुछ Q/2 और यहाँ पर Q/2। इसका मतलब ये है कि अगर आप एक आइसोलेटेड प्लेट पे Q चार्ज इंजेक्ट करते हैं तो आपको क्या देखने को मिलने वाला है कि जो भी टोटल चार्जेस हैं वो इक्वली दोनों सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाले हैं। तो आप इसको एज अ रिजल्ट याद भी रख सकते हैं, बहुत खास बात तो है नहीं, बट फिर भी लिख लेते हैं कि इफ Q charge is added to an isolated conductor, then isolated conductor मतलब isolated plate, conductor यहाँ पर plate है, then it will distribute itself equally on the two surface. तो दो सरफेस पे इक्वली अपने आप को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देने वाला है। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे, बहुत इजी पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइसोलेटेड प्लेट में अगर आप जितना भी चार्जेस डालते हैं इक्वली दोनों साइड पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाने वाला है। चलिए अब सेकेंड पार्ट पर आते हैं, और सेकेंड पार्ट में अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम मल्टीपल प्लेट्स लेते हैं, मतलब एक से ज़्यादा प्लेट लेते हैं और देखते हैं कि इस पर कैसे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट होने वाले हैं। तो चलिए पहले हम पुराने लॉजिक के साथ चलते हैं, क्या Q/2 से काम चलेगा या नहीं चलेगा, एक बार चेक करते हैं, वैसा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसमें Q दिया था मैंने तो Q/2, इसमें 2Q दिया था तो Q और Q, और इसमें अगर दिया था तो 3Q/2 और 3/2Q, ऐसा कुछ। ठीक है, अब सोचिएगा अगर ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता जो हमने पीछे निकाला, अगर उसके हिसाब से मैं करूँ, वो तो आइसोलेटेड के लिए निकाला था, बट अगर उसी लॉजिक को यहाँ पर लगाएं तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं, पहले चेक करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप फिर से किसी भी एक प्लेट पर एक पॉइंट लीजिए, एक पॉइंट लीजिए, और यहाँ पर नेट फील्ड जीरो होना चाहिए, यहाँ पर नेट फील्ड जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप देखें तो ये जो चार्ज है वो कैसा फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है ए पॉइंट पर, ऐसा, और बाकी बचे हुए जितने भी चार्जेस सरफेस हैं वो सारे जो हैं 1 2 3 4 5 ये 5 फेसेस जो हैं वो सारे अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड में ही फील्ड क्रिएट करते हुए देखने को आपको मिल रहा है इनका फील्ड,
बिल्कुल क्लियर है ये बात। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे चार्जेस की वजह से ये जो फील्ड आया है ये इसके इक्वल नहीं है। मतलब ए पॉइंट पर अगर आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो ए पॉइंट पर नेट फील्ड जीरो नहीं देखने को मिल रहा है, मतलब दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट करेक्ट। तो जो हमने पीछे सीखा है वो हर जगह नहीं लगाना है, वो सिर्फ आइसोलेटेड प्लेट के लिए सही था। यहाँ पर क्या करना होगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर क्या करना होगा इसके बारे में बात करते हैं। इम्पॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट्स हमें याद रखने, अगर वो पॉइंट्स याद रखते हैं तो सारी चीज़ें अपने लिए क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब मिटा लेते हैं एक बार पहले। ओके, तो अब देखते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर इसका बनना चाहिए। तो इसके डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए चलिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और यहाँ पर उसको समझते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया है ए, जिसमें हम अगेन फील्ड को ज़ीरो करेंगे, अगेन फील्ड को ज़ीरो करने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिएगा कि अगर मैं मान लेता हूँ कि इस बाहर वाले सरफेस पे, अगर इस बाहर वाले सरफेस पे चार्ज Q1 है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि क्या है, तो Q मैंने दिया था तो मैंने एक वेरिएबल की तरह मान लिया कि इसमें चार्ज Q1 है। तो फिर यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 2-3 पॉइंट्स है जो कि हमें दिमाग में रखने हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इफ द प्लेट्स आर आइसोलेटेड, आइसोलेटेड यहाँ पर दूसरा मीनिंग है, मतलब नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, नॉट कनेक्टेड टू एनीथिंग। किसी भी दूसरे सोर्स के साथ अगर कनेक्टेड नहीं है, आइसोलेटेड का यहाँ पर मतलब दूसरा बोल रहा हूँ। यहाँ पर आइसोलेटेड प्लेट का मतलब दूसरा था, फर्स्ट केस में वो सिंगल प्लेट को आइसोलेटेड बोल रहे थे। यहाँ पर मैं आइसोलेटेड का मतलब बोल रहा हूँ कि अगर वो किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो इफ द प्लेट्स आर आइसोलेटेड देन द नेट चार्ज, then the net charge on the plate will always be conserved। तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है, ऑलवेज बी कंजर्व्ड। मतलब अगर ये किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपने इसको क्यू चार्ज दिया है, पहले ये अनचार्ज था, क्यू चार्ज इस पे अगर हमने बाहर से किसी तरह से इंजेक्ट किया तो ये क्यू चार्ज ये अब किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है कि ये इस क्यू चार्ज को लीक कर पाए। ये ना ही किसी से क्यू चार्ज अपने चार्जेस को किसी को ट्रांसफ़र कर सकता है और ना ही किसी और भी सोर्सेज से ये चार्जेस ले सकता है। तो ऐसे चीज़ों को हम आइसोलेटेड प्लेट फ़िलहाल बोल रहे हैं। और अगर ये प्लेट आइसोलेटेड है तो उसका नेट चार्ज वो कभी भी चेंज नहीं होगा। तो हमने इस पर न्यूट्रल प्लेट पे हमने क्यू चार्ज दिया था, और अगर क्यू चार्ज दिया है तो उस पर नेट चार्ज क्यू बन गया, और ये क्यू नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होगा। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो यहाँ पर अगर मैंने चार्ज Q1 मान लिया है तो इस हिसाब से यहाँ पर चार्जेस हमें क्या मानना पड़ेगा, Q में से Q1 कम, विच मीन्स Q माइनस Q1 का यहाँ पर चार्ज मानना होगा। देखिए ये बात क्लियर होना चाहिए, Q माइनस Q1 का हमें चार्ज यहाँ पर मानना होगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट से हमें समझ में आया, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो भी समझते हैं, उसके हिसाब से हम पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सेकेंड पॉइंट आपको ये याद रखना है कि फेसिंग फेसेस विल ऑलवेज हैव इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो जो फेसिंग फेसेस हैं, मतलब एक दूसरे को जो फेस कर रहे हैं, वो जो सरफेस हैं वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रखेंगे। कैसे बोल सकते हैं, बिकॉज मुझे पता है कि ये दोनों, ये जो यहाँ पर चार्ज आया है Q माइनस Q1, उसकी वजह से ये जो फील्ड इधर से निकलता हुआ जाएगा, इसे टर्मिनेट करने के लिए, जैसा कि हम वहाँ पर Q के बदले माइनस Q लाते थे, तो ऐसे माइनस Q इधर पर आने पड़ेंगे जिससे कि ये पूरे लाइंस यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएं, और ये दोनों मिलकर, ये और ये मिलकर यहाँ पर कोई भी नेट फील्ड ना बनाए, या फिर इस स्पेस में कोई भी नेट फील्ड ना बनाए और इस जगह पर भी कोई भी नेट फील्ड ना बनाए। बिकॉज हमें पता है कि
इस जो भी यहाँ से फील्ड गया है वो आगे नेट फील्ड नहीं बनाना चाहिए, बिकॉज कंडक्टिंग मटेरियल पे आगे इन दोनों का जो भी कॉम्बिनेशन है इनका नेट फील्ड यहाँ पर नहीं होना चाहिए। तो अगर इसके नेट फील्ड को रोकना है तो जितने चार्जेस यहाँ पर लगे हुए हैं उसी के नेगेटिव चार्ज यहाँ पर रखने पड़ेंगे, जिससे कि जितने भी लाइंस निकले वो सारे लाइंस वहाँ पर टर्मिनेट से हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ये समझ में आया कि फेसिंग फेस जो होंगे वो हमेशा इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस रखने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर चार्ज हमने Q माइनस Q1 रखा है तो इस हिसाब से यहाँ पर चार्ज माइनस ऑफ Q माइनस Q1 होगा, माइनस ऑफ Q माइनस Q1 होगा। और आपको पता है कि इस पे टोटल चार्ज 2Q था, इस पे टोटल चार्ज 2Q था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं फर्स्ट पॉइंट को यूज़ करूं तो यहाँ पर नेट चार्ज चेंज होना नहीं चाहिए और चार्जेस तो सिर्फ सरफेस पे हो सकते हैं। तो उसका मतलब यहाँ पर चार्ज 2Q प्लस Q माइनस Q1 है, जिसे हम 3Q माइनस Q1 लिख सकते हैं। ये हो गया इस सरफेस का चार्ज। आई थिंक क्लियर है, 3Q माइनस Q1 इस सरफेस पे चार्ज हुआ। अब अगर आप यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अब फिर से फेसिंग फेसेस वाली कहानी आ गई, मतलब 3Q माइनस Q1 का नेगेटिव यहाँ पर आ जाना चाहिए, 3Q माइनस Q1 का नेगेटिव यहाँ पर आ जाना चाहिए। और अगर 3Q माइनस Q1 का नेगेटिव यहाँ पर आ गया तो आप बोल सकते हैं ये जो फाइनल सरफेस है, लास्ट सरफेस है, यहाँ पर क्या चार्ज देखने को मिलेगा, इसी का प्लस, मतलब 3Q प्लस 3Q माइनस Q1। तो ओवरऑल ये हो गया कुछ 6Q माइनस Q1। तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन हमने फिलहाल कर लिया है और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास और वो है Q1, और उसके लिए हम अब इक्वेशन बनाते हैं और चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिएगा कैसे इक्वेशन बनाना पड़ेगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो बहुत आसान है, ये कुछ हमने यहाँ पर फिलहाल डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है और अब मैं फिर से फोकस करूँगा पॉइंट ए पर, मैं फोकस करने वाला हूँ पॉइंट ए पर। अब मुझे पता है कि पॉइंट ए पर ई नेट ज़ीरो होना चाहिए, इस पे ई नेट ज़ीरो होना चाहिए। तो ई नेट ज़ीरो होने का मतलब ये है कि जितने भी चार्जेस लेफ्ट की डायरेक्शन में फील्ड बना रहे हैं और जितने भी चार्जेस राइट की डायरेक्शन में फील्ड बना रहे हैं वो दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए, उनके फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज नेट फील्ड ज़ीरो नहीं हो सकता। तो चलिए देखते हैं लेफ्ट में कौन फील्ड बना रहे हैं, राइट में कौन से फील्ड बना रहे हैं, और सबके फील्ड को लिखते हैं और उनको फिर ज़ीरो से इक्वेट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, इसमें सबसे पहले देखिएगा हम लिखते हैं, अब मैं इससे जो भी राइट वाले चार्जेस की बात करूं, इस ए पॉइंट से जो भी राइट में, तो जितने भी पॉजिटिव चार्जेस हैं वो लेफ्ट में फील्ड बनाएंगे और जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं वो राइट में फील्ड बनाएंगे। तो चलिए पहले लेफ्ट वाले फील्ड लिख लेते हैं जो भी लेफ्ट में बना रहे हैं। तो लेफ्ट में फील्ड इस पॉइंट के जो भी राइट में चार्जेस हैं, इस पॉइंट के जो भी राइट में चार्जेस हैं और वो पॉजिटिव नेचर के जितने भी चार्जेस होंगे वो सब अपने से दूर फील्ड बनाएंगे, मतलब लेफ्ट की तरफ फील्ड बनाएंगे। ठीक है, ए वाले पॉइंट पर। तो अगर इसे हम ध्यान से सोचें तो मुझे क्या बोलना चाहिए, इसके हिसाब से अगर ए पॉइंट को हम ध्यान से देखें तो पॉजिटिव चार्जेस हमने ऐसे माना है, तो एक लिखेंगे Q माइनस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, हम सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक पॉजिटिव चार्ज इसे मान रहे हैं तो प्लस 3Q माइनस Q1 बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। ए वाले पॉइंट पे हमें लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज ज़ीरो, इसके हिसाब से जो भी लेफ्ट वाले फील्ड है और जो भी राइट वाले फील्ड है उनको इक्वेट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब तीसरा पॉजिटिव चार्ज मुझे ये देखने को मिल रहा है विच इज 6Q माइनस Q1, तो प्लस 6Q माइनस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू। तो ये तीन चार्जेस हो गए जो कि पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, कि ये और एक ये। ठीक है, अब नेगेटिव वाले जो है वो लेफ्ट में फील्ड बना रहे हैं और ये जो Q1 है ये भी लेफ्ट में फील्ड बना रहा है, इस मतलब राइट में फील्ड बना रहा है। इस वजह से अब मैं उनके फील्ड को लिखने की कोशिश करता हूँ। तो ये मेरे पूरे लेफ्ट वाले फील्ड हो गए और इसे मैं इक्वेट करना चाहूँगा विद द फील्ड दैट इज इन द राइटवर्ड डायरेक्शन। तो राइटवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस बनाएंगे, दिस ये दो बच रहे हैं, नेगेटिव दो आ रहे हैं, एक इसका फेसिंग और इसका एक फेसिंग। ठीक है, और साथ में Q1। तो सबसे पहले लिखते हैं Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस ये जो नेगेटिव वाला आपको देखने को मिल रहा है, नेगेटिव वाला
मतलब अब मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन नहीं लगाने वाला हूँ, ये बात आप समझ रहे होंगे क्यों नेगेटिव साइन क्यों नहीं लगाना, बिकॉज मैंने डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड सिर्फ देखना है ना। नेगेटिव चार्ज के हिसाब से डायरेक्शन तो मैंने ऑलरेडी लिख लिया कि वो राइट में फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। तो Q माइनस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट प्लस जो लास्ट चार्ज है विच इज 3Q माइनस Q1 बाई 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये 3Q माइनस Q1 3Q माइनस Q1 वाले टर्म कैंसिल हुए और यहाँ से Q माइनस Q1 और Q माइनस Q1 वाले टर्म कैंसिल हुए। तो यहाँ से अगर आप देखें और 2A एप्सिलॉन नॉट को आप इधर से कैंसिल करो तो आप देखोगे 6Q माइनस Q1 इज इक्वल्स टू Q1 विच मीन्स Q1 इज इक्वल्स टू 6Q बाई 2। Q1 इज इक्वल्स टू 6Q बाई 2। तो यहाँ से Q1 की वैल्यू आ गई और जैसे ही Q1 आ जाता है तो आप हर एक सरफेस के चार्ज को ईजिली लिख सकते हैं, बिकॉज Q1 की वैल्यू अगर आ गई तो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत आसान हो गया, जिसको हम 3Q लिख सकते हैं। ठीक है, Q1 की वैल्यू 3Q हो गई। तो चलिए एक बार डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कैसा बनेगा। डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं तो मुझे ये समझ में आ गया कि यहाँ पर 3Q चार्ज, इसमें हमने Q दिया था, इस पर 2Q दिया था और उस पर 3Q दिया था, और Q1 की वैल्यू को सॉल्व करने पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर 3Q चार्जेस आ गए। अब जब यहाँ पर 3Q चार्जेस आ गए तो मुझे पता है कि यहाँ पर माइनस 2Q चार्ज बनना चाहिए। क्यों? आइसोलेशन के हिसाब से, यहाँ पर माइनस 2Q, तभी तो इनका मिलाकर नेट Q होगा। अब यहाँ पर माइनस 2Q है तो फेसिंग फेसेस पे तो इक्वल चार्जेस होते हैं, इक्वल ऑपोजिट, तो यहाँ पर प्लस 2Q। अब ये प्लस 2Q है तो ये 0, और अगर ये 0 है तो यहाँ पर भी 0 होना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर 3Q होना पड़ेगा। तो ये ओवरऑल आपका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आई होप ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यहाँ से कुछ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे, बट फिलहाल अभी आपको ये जो मेथड से हमने सॉल्व किया है वो अच्छी तरह से क्लियर होना चाहिए, एंड आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर ये जो हमने सॉल्व किया, क्या इसका कुछ और अल्टरनेट भी हो सकता है, यहाँ से हम कुछ और रिजल्ट को एनालाइज कर सकते हैं या नहीं, पहले उसके बारे में बात करते हैं, एंड देन फिर हम वापस से हमारे इस पे EX और VX वाले ग्राफ पर वापस आएंगे। इसमें हमने दो चीज़ों को कैलकुलेट करना था। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाना था, साथ में EX और VX के ग्राफ को भी प्लॉट करना था। डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका है, EX और VX के ग्राफ को भी प्लॉट करना बचा है, जो कि हम अभी करने वाले हैं। बट उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से ये समझिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे, कि अगर मैं आपको यहाँ पर बोलूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप ध्यान से अगर समझते हैं तो हर एक चीज़ को आप खुद से अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज सिर्फ रिजल्ट याद रखेंगे तो कंफ्यूज होंगे कि मैं इसे यहाँ पर यूज़ करूँ या फिर यहाँ पर यूज़ ना करूँ। इस वजह से हर एक चीज़ को अच्छी तरह से समझिएगा। यहाँ पर मान लो आपने इस पे Q चार्ज दिया, इस पे 2Q चार्ज दिया और इस पे 3Q चार्ज दिया, जैसा अभी हमने देखा। तो ये चीज़ मुझे पता है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से पता है कि अगर यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर माइनस Q1 है। अभी मैं वेरिएबल ज़्यादा ले रहा हूँ। यहाँ पर Q2 है तो यहाँ पर माइनस Q2 है, यहाँ पर माइनस Q2 है, ऐसा है। तो अगर मैं ऊपर मान लो अभी इसको हटाऊं और मैं Q1 Q2 Q3 चार्ज मान लो, टोटल Q1 Q2 और Q3, ऐसा टोटल मैंने ये चार्जेस दिए हैं। अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो ये चीज़ तो मुझे पता है कि अगर यहाँ पर Q1 है तो यहाँ पर माइनस Q1 है, और यहाँ पर Q2 है तो यहाँ पर माइनस Q2 है। ये बात तो हमें बहुत अच्छी तरह से क्लियर है। अच्छा, तो अब अगर देखें तो यहाँ पर मान लेते हैं चार्ज X है और यहाँ पर चार्ज मान लेते हैं Y है। ठीक है, X और ये Y है। तो अगर आप ध्यान से देखें और आप कोई भी एक पॉइंट को लें, कहीं पर भी एक पॉइंट को लें, मान लो मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया A, तो अगर आप इस A पॉइंट में देखें तो ये दोनों ने मिलकर A पर क्या फील्ड बनाया है, इन दोनों ने मिलकर A पर क्या फील्ड बनाया है, कुछ भी नहीं, बिकॉज इससे जो भी लाइंस निकले थे उसे इसने टर्मिनेट ही तो किया है ना, इसने तो टर्मिनेट किया है। टर्मिनेट करने का मतलब क्या है कि इन दोनों ने मिलकर सिर्फ इसी स्पेस में फील्ड बनाया है, सिर्फ इसी स्पेस में इन दोनों ने मिलकर फील्ड बनाया है। बिल्कुल सही बात है। मतलब इन दोनों को अगर हम देखें और नॉर्मली भी सोचें तो इसका फील्ड Q/2A एप्सिलॉन नॉट इस डायरेक्शन पे, और
नेगेटिव वाले का फील्ड इस डायरेक्शन पे सेम मैग्नीट्यूड का, तो इन दोनों ने मिलके ए पर कोई भी फील्ड नहीं बनाया। सिमिलरली इन दोनों ने मिलकर भी ए पर कोई भी फील्ड नहीं बनाया। मतलब ए पर जो फील्ड हो सकता है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई की वजह से हो सकता है, एक्स और वाई की वजह से हो सकता है। तो यहां से अभी तक हमने क्या देखा कि फेसिंग फेस की वजह से ई नेट एट ए इज 0। तो जो फील्ड हो सकता है, जो भी बात मैं अभी तक बताया हूं सिर्फ उसको लिखने की कोशिश कर रहा हूं। सो ई नेट कैन बी देयर only due to x and y, बट हमें पता है कि नेट नहीं होना चाहिए, एंड सिंस वी नो कि ई नेट शुड बी 0, दिस एम्प्लाइज x शुड बी इक्वल्स टू y। मतलब यहां से हम एक चीज इंक्लूड या फिर कंक्लूड कर सकते हैं कि जो बाहर वाले चार्जेस हैं, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए, दे शुड बी इक्वल। ये समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी अप्लाई तो हम हर जगह करेंगे। तो ये इक्वल होने चाहिए, ये इक्वल अगर नहीं हुए तो फेसिंग फेसेस की वजह से तो 0 फील्ड है ही हर पॉइंट पे। अगर ये दोनों अनइक्वल हो गए तो नेट फील्ड बन जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इस वजह से हम ऐसा बोल सकते हैं कि यस दे शुड बी इक्वल, ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये समझिएगा कि ये इक्वल तो हो गए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये देखिए, ये जो मैंने लिखा ये तो आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद मैं एक पॉइंट और लिखने की कोशिश करता हूँ कि अगर मैं इसको इस तीनों प्लेट को अगर ऐसा सिस्टम लूँ, if we take these 3 plates as a system, अगर इन 3 प्लेट को एक सिस्टम की तरह लें, then तब क्या बोल सकते हैं, Q1 plus Q2 plus Q3 is the Q net of the system। ये सिस्टम का Q net है, एंड दिस शुड बी कांस्टेंट, बिकॉज ये चार्जेस को कोई भी चेंज करने वाला नहीं है, ये चार्ज कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो अगर इसका नेट चार्ज Q1 फिक्स है, इसका नेट चार्ज Q2 फिक्स है, इसका नेट चार्ज Q3 फिक्स है, तो इसका मतलब इन तीनों का जो सम है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 दैट शुड बी ऑलवेज इक्वल्स टू कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। उन तीनों का सम मतलब नेट चार्ज हमेशा सेम होना चाहिए। अगर हर एक फेस के चार्ज को ऐड करें तो वो इसके इक्वल होना चाहिए, अगर हर एक फेस के चार्ज को ऐड करें तो इसके इक्वल होना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बात समझिएगा कि फेसिंग फेसेस, सिंस द सम ऑफ चार्ज ऑन द फेसिंग फेस कम्स आउट टू बी 0, अगर फेसिंग फेसेस के चार्जेस को अगर सम करें तो वो 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि x प्लस वाई दैट शुड बी इक्वल्स टू Q नेट, एंड दैट इज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, दैट शुड बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एंड x प्लस y में से x और y इक्वल हैं, तो 2x शुड बी इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, एंड दिस एम्प्लाइज x is equals to Q net by 2, and that is also equals to y। मतलब अब हमें यहाँ पर ये बात समझ में आ गया कि फेसिंग फेसेस पे चार्जेस इक्वल होंगे, और साथ में जो बाहर वाले 2 आउटर मोस्ट जो सरफेस हैं इस पे जो चार्ज होने वाले हैं वो नेट चार्ज बाई 2 होंगे, बिकॉज इन 6 सरफेस का जो चार्ज का एडिशन है वो ये होना चाहिए। और अगर मैं इनकी एडिशन की बात करूं तो ये हमेशा 0 एडिशन देंगे, तो जो नेट एडिशन है वो सिर्फ ये दोनों देने वाले हैं, और सिंस ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब दोनों पर बाई 2 चार्जेस होने वाले हैं। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपको, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट को आपको याद रखना है, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूं, इस पॉइंट को भी याद रखूं, तो 3 पॉइंट्स हो गए। एक आइसोलेटेड प्लेट,
अगर इस प्लेट की बात करें तो उसका Q1 चार्ज फिक्स है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फेसिंग फेसेस के चार्जेस हमेशा इक्वल ऑपोजिट होंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, थर्ड एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपका फाइनल आउटर मोस्ट सरफेस है उस पर जो नेट चार्ज होगा वो तीनों प्लेट के चार्जेस के सम बाई 2 के इक्वल होने वाला है। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करूँ अब, तो आप देख सकते हैं कि पुराने डिस्ट्रीब्यूशन को वापस से अगर एक बार ड्रॉ करें, जो कि अभी हमने फील्ड के थ्रू सॉल्व करते हुए निकाला था, अगर उसको नॉर्मली अब सॉल्व करें हमारे पॉइंट्स को याद रखते हुए, तो आपको ये बात क्लियरली समझ में आ गई होगी कि अगर ये Q1 है, ये Q2 और ये Q3 है, तो इनका सम क्या हुआ? इनका सम हुआ 6Q। इनका सम हुआ 6Q। तो अगर इनका सम है 6Q, तो यहाँ पर चार्ज 6Q/2 और यहाँ पर भी 6Q/2। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, जो कि हमने वहाँ पर सॉल्व करते हुए निकाला था, बट फिलहाल हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं 6Q/2। क्लियर है? अच्छा, अब अगर ये 6Q/2 मतलब 3Q हो गया, तो फिर अब आगे का डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें पता ही है कि यहाँ पर -2Q होना चाहिए। अब ये -2Q, तो ये +2Q, ये 0 और ये 0 और ये वापस से 3Q। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन आपने वापस से कर लिया, मतलब आपको पूरी फील्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है। पहला काम आप ये करेंगे कि जितने भी नेट चार्जेस हैं उनका सम कीजिए। सम करने के बाद बाई 2 करते हुए दोनों आउटर मोस्ट सरफेस पे लगाइए, फिर आइसोलेशन के हिसाब से आप आगे की फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर दीजिए। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा कैसे हमने इस पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सिंपल सा डिस्ट्रीब्यूशन आपके लिए छोड़ता हूँ। अब देखो ये टाइम पास है, बट फिर भी एक बार आप खुद से ट्राई कर लो कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो अगर मैं मान लो इस पे -Q चार्ज दे रहा हूँ, इस पे 3Q चार्ज दे रहा हूँ और इस पे 2Q चार्ज दे रहा हूँ, ठीक है? तो अब इस पे डिस्ट्रीब्यूशन एक बार आप कीजिए, पॉज कीजिए वीडियो और डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? सबसे पहले सम कीजिए, तो 3Q 2Q 5Q, 5 - 1 इज 4Q। 4Q इसका सम हो गया, एक बार चेक कर लो, 5 - 1, ठीक है? अब अगर 4Q है तो इधर 2Q लगा दें, यहाँ पर भी 2Q लगा दें, ठीक है? अब अगर यहाँ पर 2Q लग गया तो ये -Q हो गया, बिकॉज ओवरऑल -Q है, ओवरऑल -Q है। अच्छा, -Q है तो यहाँ पर -3Q हो गया, -3Q और ये 2Q -Q, तो ये +3Q हो गया। अब ये +3Q हो गया तो ये फिर अगेन 0 हो गया, और ये 0 हो गया तो फिर से ये 0 हो गया, और आप देखेंगे ये 2Q रह गया। ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फील्ड के बारे में सोचेंगे तो कैसा है? फील्ड यहाँ पर ऐसा है, फील्ड यहाँ पर ऐसा है, और इस जगह पर जो स्पेस जो ये आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर फील्ड किसकी वजह से? अब मुझे पता है कि इन दोनों ने मिलके यहाँ फील्ड बनाया नहीं है, और इन दोनों ने मिलके यहाँ पर फील्ड कैंसिल किया है एक दूसरे को, तो इन दोनों ने मिलके भी फील्ड बनाया नहीं है। तो इस स्पेस में फील्ड सिर्फ इनकी वजह से। तो याद रखना है, दो प्लेट्स के बीच में जो नेट फील्ड है वो सिर्फ फेसिंग फेस की वजह से ही होता है। तो वो यहाँ पर कुछ ऐसा है। तो फील्ड की वैल्यू क्या है? 3Q/2A एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, बिकॉज दो हैं तो ओवरऑल आप लिख सकते हैं 3Q/A एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज बाय A एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन कैसा है? राइट टू लेफ्ट। यहाँ पर फील्ड 0 है, यहाँ पर फील्ड 0 है। क्यों 0 है? बिकॉज चार्जेस फेसिंग फेसेस पे है नहीं, और फेसिंग फेसेस यहाँ पर नेट फील्ड बना सकते हैं। आई होप ये क्लियर है किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह कर रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा, यहाँ पर ये समझिएगा कि ये EX और VX का ग्राफ कैसे प्लॉट करें। EX और VX का ग्राफ कैसे प्लॉट करें, चलिए ये चेक कर लेते हैं। उसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन उठा लेते हैं अपना, ये चार्ज का, और इसके हिसाब से EX VX का डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देख लेते हैं कैसे बनाना चाहिए हमें EX और VX ग्राफ। देखिएगा, बहुत इजी है। तो ये हमारा चार्ज था, इसमें EX VX ग्राफ बनाना है। डिस्टेंस वगैरह दिया, ये D है, ये 2D है। अब देखिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन तो हमें मालूम है कि ये पूरा 6Q हुआ था, तो ये 3Q हुआ था, और ये फिर -2Q हुआ था, ये +2Q हुआ था, ये 0 हुआ था, ये 0 हुआ था, और ये 3Q हुआ था। ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। तो अगर आप EX VX का ग्राफ ड्रॉ करें, तो EX का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूं तो देखो कैसा बनेगा। तो EX का अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो,
ये आपका x है, x मतलब जो भी डिस्टेंस है, यहाँ से मान लीजिए मैंने यहाँ पर इस कंडक्टर से कहीं से शुरू किया, कंडक्टर के पॉइंट को 0 पॉइंट मानते हुए शुरू कर रहे हैं, तो इनिशियली x 0 पर कंडक्टर के यहाँ पर a पॉइंट को ही अगर ओरिजिन मान लिया है, तो कंडक्टर के ऊपर नेट फील्ड 0 था, 0 से शुरू किए। अब यहाँ पर फील्ड किस डायरेक्शन पे, लेफ्ट डायरेक्शन पर है, तो आप अगर राइट पे जा रहे हो तो x तो यहाँ पर फील्ड नेगेटिव डायरेक्शन पे, तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड है 2q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, 2q बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो अगर इस ग्राफ को हम ड्रॉ करना चाहें तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में 2q बाय ए एप्सिलॉन नॉट होगा, 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। और फील्ड कैसा है, कांस्टेंट है, तो x 0 से जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे फील्ड की वैल्यू कुछ ऐसी है, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट है, ये 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट है। अगर आप ध्यान से देखें 2q बाई ए एप्सिलॉन नॉट है। और इसके बाद ये कहाँ तक पहुँच चुके हैं आप, d तक पहुँच चुके हैं, x की वैल्यू d हो गई है, x इज इक्वल्स टू d पे। अब x इज इक्वल्स टू d पे आपका फील्ड अगेन 0 हो गया है, और उसके बाद ये x इज इक्वल्स टू 3d तक 0 ही रहा है, बिकॉज यहाँ पर फील्ड है नहीं कुछ, यहाँ पर फील्ड कुछ है नहीं, तो इस वजह से ओवरऑल अगर देखें तो फर्दर इसके बाद फील्ड 0 ही रहा है, कहाँ तक, x इज इक्वल्स टू 3d तक। तो दिस इज द प्लॉट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस x। अब मैं इसके बाद के x का नहीं बनाना चाहूँगा, इसके बाद के x का ग्राफ मैं ड्रॉ नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे पता है कि यहाँ पर नेट फील्ड इसके और इसकी वजह दोनों की वजह से राइट में है, और साथ में ये जो अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा कर देना तो फिर फ्रिंजिंग हो जाती है, फिर लाइंस आप ये वाली लाइंस को लिख नहीं सकते, फिर आप q बाई एप्सिलॉन नॉट वाला फील्ड लिखते नहीं है, आगे चलते हुए फील्ड थोड़ा सा फ्रिंजेस आ जाते हैं, वो थोड़े से फैलने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से हम विद इन प्लेट्स का ही E वर्सेस x और V वर्सेस x बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, V वर्सेस x अगर ड्रॉ करें तो यहां पर करते हैं, V वर्सेस x का अगर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें विद इन प्लेट्स, विद इन प्लेट्स, तो अगर V वर्सेस x की ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करें तो आप मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल V नॉट बताया गया है, ए वाले पॉइंट पे पोटेंशियल V नॉट बताया गया है। अब इसके बाद से आपको ड्रॉ करना है, तो पहले से ही कुछ V नॉट पोटेंशियल रख लो। अब मुझे पता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो V और x का अगर स्लोप देखें, आपको ये रिलेशन पता है कि E डॉट डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वी, तो डी वी बाई डी एक्स इज E, एंड इफ E इज कांस्टेंट देन दिस ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन, ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट स्लोप का, तो उसका मतलब कांस्टेंट स्लोप का एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनना चाहिए। और अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें कि अगर आप डी से 0 से d जा रहे हैं तो आप फील्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं, विच मीन्स आपका पोटेंशियल बढ़ना चाहिए, आपका पोटेंशियल बढ़ना चाहिए। और यहाँ पर आप पहुँच गए कहीं x इज इक्वल्स टू डी पे, x इज इक्वल्स टू डी पे पहुँच गए हैं, और इस पॉइंट पे अगर आप देखें x इज इक्वल्स टू डी पे, ये है x इज इक्वल्स टू डी पे, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है इस पॉइंट पे, ये क्या होने वाला है, ये पोटेंशियल होने वाला है V नॉट प्लस फील्ड के अगेंस्ट आप कांस्टेंट E इंटू डी होता है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर V नॉट से आप आगे बढ़ते हुए पहुंचे हैं तो इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो V नॉट से कितना ज़्यादा है, V नॉट इंटू E इंटू डी, मतलब 2q बाय ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है। एंड इसके बाद अगर आप देखें तो फील्ड अब है नहीं, इस वजह से पोटेंशियल कांस्टेंट हो गया है, और इस वजह से ये 3d तक ये पोटेंशियल ही कांस्टेंट रहने वाला है। तो ये हो गया x इज इक्वल्स टू 3d तक कांस्टेंट। आई होप आपको Vx और Ex का ग्राफ भी क्लियर होगा किस तरह से ड्रॉ करना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, दोनों का ग्राफ हमें समझ में आ गई। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि इंटरकनेक्शंस कैसे करते हैं हम इसमें इंटरकनेक्शंस के बारे में भी बातें करते हैं। तो नेक्स्ट इज इंटरकनेक्शंस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो अब इसको हटाते हैं। एंड नेक्स्ट इज इंटरकनेक्शंस ऑफ प्लेट। तो एक बार चेक करते हैं इंटरकनेक्शंस में क्या करना होता है। 1 मिनट रुकिएगा सिर्फ।
ओके, सो इंटरकनेक्शन समझते हैं क्या होता है इसमें। तो इंटरकनेक्शन का मतलब है दो प्लेट्स को आपस में कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ देना है हमें, दो प्लेट्स को कंडक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ना है। तो चलिए पहले इस ग्राफ को, इस फिगर को अपने पास रखते हैं और अब कनेक्ट करके देखते हैं कि कैसा कनेक्शन हो सकता है और इसमें क्या बातें हमें याद रखनी है उसके बारे में भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा, इसमें मैं पहले स्विच 2 के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर 1 के साथ कनेक्शन देखेंगे। तो अभी 2 के साथ कनेक्ट कर दिया गया है, 1 वाले को अभी हटा देते हैं पहले फिलहाल। तो ये था बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन, आपने इसमें ऐसे कुछ चार्जेस दिए थे। अब देखते हैं कि इस चार्जेस को देने के बाद अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा, अब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट चीज़ ये समझिएगा कि जब आपने इसमें चार्जेस दिया तो अब ये प्लेट आइसोलेटेड है क्या? जब इंटरकनेक्शन हो गया तो क्या ये प्लेट आइसोलेटेड रहा है या नहीं रहा है? सोचिएगा, नहीं रहा है, बिकॉज अब ये इसके साथ डायरेक्टली कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है। तो इनके बीच में चार्जेस फ्लो हो सकता है, इसके चार्जेस ये ले सकता है, इसके चार्जेस ये ले सकता है, बट इन दोनों के चार्जेस को अगर मिला दूं तो वो कोई तीसरा नहीं ले सकता है। इसका मतलब इन दोनों का, इंटरकनेक्टेड प्लेट्स का जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट रहने वाला है, ना कि इंडिविजुअल प्लेट का चार्ज। तो ये पॉइंट लिख लें, क्या इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना है कि जब इंटरकनेक्शन होगा तो इंटरकनेक्टेड प्लेट्स का क्यू नेट कांस्टेंट होने वाला है। मतलब समीशन ऑफ क्यू ऑफ इंटरकनेक्टेड दैट शुड बी इक्वल्स टू दैट शुड बी कांस्टेंट। ये एक इंपॉर्टेंट बात है, हमें दिमाग में रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को अगर हम ध्यान से देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन को हम किसी और कलर से ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो मान लो मैंने सबसे पहले फिर से मैं अगेन आपसे वो सवाल पूछता हूँ कि यहाँ पर Q/2 वाली कंसेप्ट लगेगी या नहीं। मतलब अगर मैं बोलूँ ये मैंने चार्जेस दिया है तो क्या यहाँ पर मैं 6Q/2 लिख सकता हूँ क्या? बाई 2 यहाँ पर दोनों एंड्स पे लिख सकता हूँ या नहीं? सोचिएगा, लिख सकते हैं या नहीं। तो उसके लिए मैंने आपको लॉजिक सिखाया है कि साइड में क्यों आते हैं चार्जेस, वो आप सीख चुके हैं। और वो इस वजह से आ रहे थे बिकॉज ये जो फेसिंग फेजेस हैं ये कहीं पर भी पॉइंट पर नेट फील्ड बनाते नहीं थे कंडक्टर के ऊपर, जो भी बनाते थे वो साइड वाले बनाते थे। तो साइड वाले के चार्जेस दोनों इक्वल होते थे, अदरवाइज नेट फील्ड बन जाता। ये एक बात थी। तो इसका मतलब एक्स और वाई यहाँ पर भी इक्वल होने चाहिए, हाँ, बिकॉज फेसिंग फेसेस पे तो आपके चार्जेस इक्वल होंगे ही। तो इस वजह से साइड पे भी दोनों के चार्जेस इक्वल होने ही होने हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हमें पता है कि फेसिंग फेसेस का जो नेट चार्ज है, फेसिंग फेसेस का जो नेट चार्ज है वो हमेशा जीरो आता है। अगर इन सारे फेसिंग फेसेस के चार्जेस को ऐड करें तो वो जीरो ही सम अप करेंगे। तो इस वजह से जो क्यू नेट है सिस्टम का, क्यू नेट ऑफ द सिस्टम, ये भी तो कांस्टेंट ही है, बिकॉज यहां पर किसी एक्सटर्नल चीजों के साथ कनेक्ट तो किए नहीं है ना अपन। तो नेट चार्ज ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो अगर सिस्टम का नेट चार्ज कांस्टेंट है और इन चारों प्लेट सरफेस पे नेट जीरो कंट्रीब्यूट किया है, तो जो भी नेट है वो किसने कंट्रीब्यूट किया है? साइड वालों ने ही किया है। और साइड वाले दोनों इक्वल हैं, मतलब Q/2 वाला कंसेप्ट यहाँ भी ट्रू होगा। इस वजह से यहाँ पर 3Q और यहाँ पर 3Q लगाना आपके लिए कोई भी गलत बात नहीं होने वाली है। इस पे 3Q और इस पे 3Q लगाना बिल्कुल भी गलत नहीं है, आप पहले ही लगा सकते हैं। मतलब इंटरकनेक्शन पे भी आप ये बात के साथ एग्री कर सकते हैं कि यहाँ पर 3Q और यहाँ पर 3Q, ठीक है। रीज़न समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा नेक्स्ट। अब मुझे पता है कि इस पे कुछ चार्जेस Q1 मानना पड़ेगा वेरिएबल, तो यहाँ पर -Q1, यहाँ पर Q2, तो यहाँ पर -Q2, Q1 -Q1 और Q2 और -Q2। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? सॉल्व करने के लिए जो आपने वेरिएबल्स यहाँ पर लिया है तो उसके हिसाब से एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि 3Q + 3Q ओवरऑल क्या हो गया? 6Q। मैं क्या कर रहा हूँ? इस वाले चीज को यूज कर रहा हूँ, पहला इक्वेशन इसके थ्रू बना रहा हूँ।
पहला इक्वेशन इसके थ्रू बनाने की कोशिश कर रहा हूं और Q1 और Q2 के बीच में रिलेशन लिखेंगे इसके थ्रू। तो देखिएगा एक रिलेशन क्या लिखना चाहिए मुझे, एक रिलेशन लिखना चाहिए, ये 3Q है, ये 3Q है, दोनों का सम क्या हो गया 6Q, प्लस इस सरफेस में Q1 माइनस Q2, ये मिलकर इनके नेट चार्ज की इक्वल होना चाहिए। नेट चार्ज इनमें 4Q था, तो इनका नेट चार्ज कभी भी चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये यूजिंग 1, इसको 1 अगर नाम दूं तो ये यूजिंग 1 है, ये यूजिंग 1 को यूज करते हुए हमने इससे लिखा है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा सेकंड पॉइंट, इस पे आइसोलेशन लगा सकते हैं क्या? हाँ, ये किसी के साथ कनेक्टेड है? नहीं कनेक्टेड है, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। इसका मतलब यहां से अगर रिलेशन देखें तो Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू माइनस 2Q, इज इक्वल्स टू माइनस 2Q। इसका मतलब Q1 या फिर Q2 इज इक्वल्स टू Q1 प्लस 2Q। एक बार चेक कर लो, 6Q था इधर और ये हो गया माइनस 2Q, इस डायरेक्शन पे भेज दिए। Q1 माइनस Q2 इज इक्वल्स टू माइनस 2Q। तो मुझे यहाँ पर 2Q को इधर भेजते हैं, Q1, ठीक है, ये एक रिलेशन बन गया। अब मैं इस पे आइसोलेशन लिख सकता हूँ, इस पे आइसोलेशन इक्वेशन लिख सकता हूँ, बिकॉज ये आइसोलेटेड प्लेट है, ये किसी से भी कनेक्टेड नहीं है, तो इसका नेट चार्ज चेंज नहीं होना चाहिए। मतलब माइनस Q1 प्लस Q2 दैट शुड बी इक्वल्स टू 2Q। माइनस Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 2Q। देखो फिर से वही रिलेशन इसके आइसोलेशन से भी आ गया, इसके आइसोलेशन से भी वही रिजल्ट आ गया जो हमने ऊपर वाली चीजों से देखा था। बिकॉज यहां से भी आपको वही देखने को मिल रहा है कि Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 2Q, Q1 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 2Q। तो एक रिलेशन तो यहाँ से जनरेट हो गया, इसके आइसोलेशन से लिखें या फिर इसके इंटरकनेक्शन से Q नेट करते हुए लगे, एक रिलेशन हमने जनरेट कर लिया। दूसरा रिलेशन कहाँ से आएगा? दूसरा रिलेशन आएगा पोटेंशियल इक्वेट करने से। बिकॉज जब दो बॉडी आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं तो इंटरकनेक्टेड बॉडीज का पोटेंशियल हमेशा सेम होता है। तो यहां से ये बात याद रखना है कि जैसे ये दो बॉडी इंटरकनेक्ट होंगे तो इनका पोटेंशियल हमेशा सेम हो जाएगा। इस वजह से दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरकनेक्टेड बॉडीज विल हैव सेम पोटेंशियल। connected bodies will have same potential. This is point number 2 जो कि आपको याद रखना है। तो अब मैं यहाँ पर पोटेंशियल के साथ चीज़ों को इक्वेट कर सकता हूँ। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ड्रॉप और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ड्रॉप मैं इक्वल लिख सकता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप और यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉप इक्वल लिखा जा सकता है। इसमें आपको कोई भी परेशानी होनी नहीं चाहिए। मतलब अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि फील्ड अगर मैंने इस तरह से यहाँ पर बनाया है, तो अगर फील्ड के अकॉर्डिंग सोचें तो चलिए इसको नेक्स्ट स्लाइड पे ले चलते हैं। तो फील्ड के अकॉर्डिंग अगर सोचें तो क्या बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ जो फील्ड बनी है ऐसा फील्ड मान लिए, बिकॉज मुझे पता है यहाँ से यहाँ का जो ड्रॉप है और यहाँ से यहाँ का जो ड्रॉप है वो आपका सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसका मतलब ये है कि Q1 की वैल्यू नेगेटिव आ जानी चाहिए, Q1 नेगेटिव आ जानी चाहिए अगर रिलेशन के हिसाब से देखें तो यहाँ से यहाँ पर ड्रॉप और यहाँ से यहाँ का ड्रॉप आपको सेम देखने को मिलेगा। तब जाते हुए तब आप क्या बोल सकते हैं कि यस, इन दोनों के बीच का एक पोटेंशियल दोनों का सेम हो गया है। बिकॉज मैं सेम पॉइंट से शुरू कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ जो ड्रॉप हुआ तो ये बचा, यहाँ से यहाँ पर जो ड्रॉप हुआ तो यहाँ पर बचा। तो अब इनके बीच का डिस्टेंस भी देना चाहिए मुझे। तो मान लो ये डिस्टेंस d है और ये डिस्टेंस 2d है, एक डिस्टेंस d है और दूसरा डिस्टेंस 2d है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी समझिएगा। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ, इसी पोटेंशियल के लॉजिक से ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। उसको कैसे यूज़ करना है ये समझिएगा, वो हमारा रिलेशन नंबर 2 होगा और उसके थ्रू आप किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए आप ये समझिए कि मुझे पोटेंशियल का ड्रॉप, ओवरऑल पोटेंशियल का ड्रॉप सेम लिखना है। ओवरऑल पोटेंशियल का ड्रॉप जो होना चाहिए हमारे हिसाब से वो 0 होना चाहिए। कहाँ से?
अगर मैं पहले प्लेट से लिखना शुरू करूं और लास्ट वाले इंटरकनेक्टेड प्लेट तक चलूं, अब मैंने फील्ड की डायरेक्शन नहीं डिसाइड की है, मैं सिर्फ ये मान रहा हूं यहाँ से यहाँ तक जो भी ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो भी ड्रॉप हुआ फील्ड की डायरेक्शन के हिसाब से। मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको Q1 के हिसाब से फील्ड को भी सोचना है, अभी सिर्फ ये बोल रहा हूं कि अगर आप मान लो यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप हुआ, यहाँ से यहाँ तक जो ड्रॉप हुआ, टोटल ड्रॉप आपका जीरो होना चाहिए, टोटल ड्रॉप जीरो होना चाहिए। तो अगर आपने ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बनाया है तो आप फील्ड ऐसा बनाए और सेकंड पे फील्ड ऐसा बनाए, बिल्कुल सही है। अगर आपने इसको Q1 प्लस माना है और इसको माइनस Q1 माना है तो आपके अकॉर्डिंग फील्ड ऐसा है, और इसको Q2 माना और इसको माइनस Q2 माना है तो आपका फील्ड आपके अकॉर्डिंग ऐसा है। तो ओवरऑल ड्रॉप यहाँ पर जीरो होना चाहिए, यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक में जो भी टोटल ड्रॉप हुआ है वो जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, Q1 बाय A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, ये पहला ड्रॉप हुआ, प्लस यहां पर क्या ड्रॉप हुआ, यहां पर क्या ड्रॉप हुआ, Q2 बाय A एप्सिलॉन नॉट, ये फील्ड है, इनटू D, 2D, डिस्टेंस यहां पर 2D है, ये मिलके क्या होना चाहिए, जीरो। ये सिर्फ ड्रॉप लिख रहा हूं, नेट ड्रॉप क्या होना चाहिए, जीरो। यहां से यहां जो ड्रॉप हुआ और यहां से यहां पे जो ड्रॉप हुआ वो ओवरऑल ड्रॉप मिलाकर जीरो होना चाहिए। जीरो इस वजह से होना चाहिए बिकॉज यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी पोटेंशियल V है, तो जितना भी यहाँ ड्रॉप हुआ और यहाँ पर ड्रॉप हुआ सबका मिलाकर ड्रॉप जीरो होना चाहिए। तो आपने अगर फील्ड ऐसा सोच भी लिया है तो आप अपने फील्ड के हिसाब से लिख लीजिए और उसके हिसाब से नेट ड्रॉप आपका जीरो होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन से लिखूं तो क्या लिखेंगे, 2A एप्सिलॉन नॉट को आप यहाँ से कर सकते हैं कैंसिल, मतलब Q1D इज इक्वल्स टू माइनस Q2 इंटू 2D। तो इसका मतलब है D को यहां से करते हैं कैंसिल, तो Q1 इज इक्वल्स टू माइनस 2Q2, Q1 इज इक्वल्स टू माइनस 2Q2, या फिर Q2 इज इक्वल्स टू जो भी माइनस ऑफ दैट माइनस Q1/2 ऐसा करते हुए कर सकते हैं, ठीक है। तो ये Q1 की वैल्यू मुझे यहाँ से देखने को मिल गई विच इज माइनस 2Q2 की वैल्यू के इक्वल हो गई, क्लियर है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मैं इसको लॉजिक की तरह बोलूँ तो लॉजिक हम क्या बोल सकते हैं, लॉजिक ये बोल सकते हैं कि समीशन QI DI दैट शुड बी जीरो बिटवीन इंटरकनेक्टेड प्लेट्स। इंटरकनेक्टेड प्लेट्स के बीच में समीशन QI DI हमेशा जीरो होना चाहिए, समीशन QI DI जीरो होना चाहिए, मतलब Q इंटू D, बिकॉज टू A एप्सिलॉन नॉट तो सबके पास ही होगा, वो जीरो की तरफ ही चला जाएगा। तो दो इंटरकनेक्टेड प्लेट्स के बीच में समीशन QI DI हमेशा जीरो होना चाहिए। समीशन QI DI किधर लगाना है, ईदर ऑल लेफ्ट और ऑल राइट। मतलब क्या है, सबके राइट को लो, जितनी भी प्लेट्स हैं सब में राइट वाले को कंसिडर करते हुए चलो, या फिर सबके लेफ्ट वाले को कंसिडर करते हुए चलो, अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन लिख लो और QI DI को कर लो। तो यहाँ पर मैंने कैसे कंसिडर किया है, इसे राइट वाले की वजह से फील्ड उसके अकॉर्डिंग लिखा है। आई थिंक क्लियर होगा ये बात, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये लॉजिक है जो कि आपको डायरेक्टली लगाना आना चाहिए बिना किसी परेशानी के। तो ये समीशन QI इज इक्वल, तो अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये रिलेशन था। अब यहाँ पर Q1 के बदले माइनस 2Q1 लिख लें, माइनस 2Q2 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 2Q। ये बन गया कैसे, बिकॉज मुझे पता है कि Q1 के बदले मैं माइनस 2Q2 लिख सकता हूँ ना, Q1 के बदले माइनस 2Q2 लिख सकता हूँ, तो उसे यूज कर रहा हूँ। तो देखिएगा माइनस 2Q2, बिकॉज माइनस Q1 था तो माइनस ऑफ माइनस आप यहाँ पर प्लस लिख सकते हैं, तो यहाँ से कुछ हो गया 3Q2 इज इक्वल्स टू 2Q। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं Q2 की वैल्यू 2Q/3, ये Q2 की वैल्यू हो गई। और अगर Q2 की वैल्यू आ गई, बिकॉज माइनस Q1 की वैल्यू लिखनी थी, तो माइनस Q1 आपको पता है कि क्या है,
-Q1 अगर आप देखें आगे वाली स्लाइड से, तो -Q1 की वैल्यू 2Q2 होगी, तो मैंने लिखा 2Q2 प्लस Q2 इज इक्वल्स टू 2Q। तो यहाँ से Q2 की वैल्यू ये आ गई, और Q1 की वैल्यू अगर देखें तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आ जाएगी -2 इंटू 2Q/3, मतलब -4Q/3। ये आ जाएगी -4Q/3। -4Q/3 इधर से हो गया, और 2Q/3 इस पे आ गया चार्ज शायद, इस पे 2Q/3, इस पे 4Q/3। तो एक बार डिस्ट्रीब्यूशन अगर फाइनली बनाए तो कैसा देखने को मिलेगा, एक बार चेक करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन में आपको ये 3 प्लेट्स देखने को मिले। बाहर वाले पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3Q लगा दिए, 3Q यहाँ पर लगा दिए। यहाँ पर क्या बना, नेगेटिव, यहाँ पर Q1 माने थे तो इस वजह से माइनस लिखना पड़ेगा, -4Q/3, यहाँ पर 4Q/3, यहाँ पर 2Q/3 प्लस में, और यहाँ पर -2Q/3, यहाँ पर -2Q/3। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो क्या समझ में आया कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन था ये अगर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूशन बना। अगर आप यहाँ पर देखें तो इनका सम 6Q/3 मतलब 2Q ओवरऑल, 4Q/3 और 2Q/3 इज 6Q/3 मतलब 2Q, और इनका नेट चार्ज आपको आना चाहिए था 2Q। और अगर आप देखें इनका ओवरऑल सम 4Q है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया 6Q, और इन दोनों का अगर सम देखें तो -2Q हो गया, मतलब 4Q यहाँ पर भी सेटिस्फाई है। तो सारी चीज़ें सेट हैं। अब आपको यहाँ पर सिर्फ देखना है कि यहाँ पर डिस्टेंस कम था, ड्रॉप आपको वैसा ही कराना है जैसा ड्रॉप यहाँ पर है, बिकॉज इस प्लेट से अगर शुरू करेंगे तो यहाँ से यहाँ उतना ही ड्रॉप है जैसा यहाँ से यहाँ ड्रॉप है, बिकॉज इन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल तो सेम है, बट यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर फील्ड ज़्यादा होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पर अगर डिस्टेंस इसका हाफ है तो फील्ड 2 टाइम्स होना चाहिए, इस वजह से 4Q का चार्ज है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 4Q/3 A/0 इंटू D, ये आपका ड्रॉप है, और यहाँ पर ऐसा ड्रॉप 2Q/A/0 इंटू 2D, मतलब अगेन सेम ड्रॉप यहाँ से यहाँ पर है। ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। तो इंटरकनेक्टेड प्लेट्स में आपको ऐसे चीज़ों के साथ डील करना है, क्लियर है? ऐसे चीज़ों के साथ डील करेंगे तो आप इंटरकनेक्टेड प्लेट्स में किसी भी सवाल को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, कोई परेशानी नहीं है, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूशन क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा इसी वाले क्वेश्चन पे अगर आप 1 के साथ कनेक्ट करते हैं, तो चलिए पहले वाले स्लाइड पर आ जाते हैं। 1 के साथ अगर कनेक्शन करें तो कैसा देखने को मिलेगा। अब मतलब नीचे वाले को हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, और 1 के साथ कनेक्ट करते हैं तो कैसा देखने को मिलेगा। अब जब 1 के साथ ही कनेक्टेड हो गया तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाहर पे 3Q आना ही है, यहाँ पर भी 3Q आना ही है, इसमें कोई भी आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। अब इस पर 3Q आ गया तो आप देखेंगे इस पर क्या आ गया -2Q, तो यहाँ पर क्या आ गया 2Q। अब ये 2Q हो गया तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो यहाँ पर 3Q। तो ये ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ऐसा सोचिएगा, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं, ऐसा लिखना गलत हो जाएगा। क्यों? बिकॉज ऐसा तब लिखते जब ये अकेला होता, बट अभी इस पे नेट चार्ज Q कंजर्व नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर ऐसा है तो फिर क्या डिस्ट्रीब्यूशन करें। अब यहाँ पर अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात अगर आप ध्यान से सोचें तो यहाँ पर चार्ज 0 0 रखना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पर फील्ड नहीं हो सकता, अगर फील्ड हो गया तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ड्रॉप आ गया, विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पर 0 0 पहले से ही लिख लेना चाहिए, 0 0 पहले से ही लिख लेना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पर 0 0 हो गया तो यहाँ पर 3Q है। अब यहाँ पर ओवरऑल इनका मिलाकर 3Q था, अगर आप चेक करें तो ओवरऑल मिलाकर क्या था 3Q था, इस पे Q था, इस पे 2Q था। तो यहाँ पर भी क्या बन गया 0, यहाँ पर भी क्या बन गया 0, और यहाँ पर भी क्या बन गया 0, बिकॉज इनका मिलाकर जो नेट चार्ज था Q और 2Q, ये मिलाकर 3Q थे इनके पास। 3Q तो पूरा बाहर आ गया है, तो यहाँ तो फील्ड बन नहीं सकता, यहाँ पर भी फील्ड नहीं बना है।
इस पर्टिकुलर केस में यहाँ पर भी नहीं बना। क्यों नहीं बना? बिकॉज इस पे मुझे पता है कि नेट चार्ज इनका मिलाकर 3Q होना चाहिए, इनका मिलाकर 3Q होना चाहिए। 3Q पूरा इधर ही आ गया है, तो यहाँ 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 कहीं पर भी नहीं आ सकता आप चार्ज। तो यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर भी आना पॉसिबल नहीं है, और इस पे 3Q नेट था तो ये 3Q यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये आपका सिंपल केस था, बट कैसे समीशन QI/DI कैसे यूज करना है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो QI/DI में सिर्फ आपको ये बात याद रखनी है कि आपको इधर लेफ्ट साइड के चार्जेस को इंटू डी करो या फिर राइट चार्जेस के इंटू डी करो, आप अपने केसेस पे बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फिर आज के इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा इसमें क्या करना है। इस पे मैं स्विचिंग कर रहा हूँ। बिफोर स्विचिंग ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है, आफ्टर स्विचिंग समझते हैं कि कैसा कुछ होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये फिगर है अपने पास, फिगर को अपने साथ ले चलते हैं। तो ऐसा कुछ फिगर हुआ, ठीक है। अब इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, इस पे इनिशियल चार्जेस आपको देखने को मिल रहे हैं, तो बाहर चार्जेस तो आप पहले ही लगा दीजिए। तो 2Q और ये कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो नेट 0 है, मतलब बाहर तो 0 0 लगाना है। बाहर 0, यहाँ पर 0। पहली चीज़ तो समझ में आ गई, इन दोनों जगह पर 0 0 चार्जेस रख देनी चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं, इसके बाद समझते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पर 0 और इस जगह पर भी 0। अच्छा, इसके बाद समझिएगा, अब इन दोनों को जब हमने कनेक्ट कर दिया है, उसके बाद का डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। इन्हें मतलब 1 और 3 कनेक्टेड है और 2 और 4 कनेक्टेड है, 2 और 4 कनेक्टेड है और 1 और 3 कनेक्टेड है। अब हमें फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन पूछा गया है। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये समझिएगा कि यहाँ पर अगर मैं चार्ज Q1 मान लूँ तो मुझे यहाँ पर -Q1 मानना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे पता है, डिस्टेंस भी बता दूं आपको, ये D है, ये 2D है और अगेन ये D है। ऐसा डिस्टेंस है क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, ठीक है। तो Q माइनस Q। अब देखिएगा, अगर यहाँ पर Q है और ये दोनों प्लेट्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनके बीच में यहाँ से यहाँ पर अगर मैंने ड्रॉप कराया, अगर मैं अब लॉजिक के थ्रू सोचूं, अगर मैं लॉजिकली सोचूं, तो मुझे पता है कि यहाँ से अगर मान लो इसको प्लस Q मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लो इसको प्लस Q मान लिया, या फिर चलो जैसा माने थे वैसा ही कर लो। तो यहाँ से यहाँ अगर ड्रॉप हुआ है, यहाँ से यहाँ ड्रॉप हुआ है, तो उसका मतलब यहाँ पर फील्ड ऐसा होना चाहिए, बिकॉज इन दोनों का पोटेंशियल तो सेम है, तो यहाँ पर फील्ड ऐसा बनना चाहिए। तो अगर यहाँ पर फील्ड ऐसा बनना चाहिए, तो अगर यहाँ पर डिस्टेंस 2 टाइम है, तो फील्ड यहाँ पर हाफ होना चाहिए। तो अगर फील्ड हाफ है, तो यहाँ पर मैं चार्ज Q1/2 प्लस खुद से लिख सकता हूँ, और यहाँ पर -Q1/2 खुद से लिख सकता हूँ। अब चेक कीजिए, Q1 जो समीशन QI/DI है वो खुद से फिक्स हो गया होगा, बिकॉज अगर देखें तो Q1 इंटू डी प्लस -Q1/2 इंटू 2D, ये मिलके 0 होना चाहिए और हो रहा है। यह हमने अपने लॉजिक फील्ड के लॉजिक से सेट कर लिया है और एक तरह से समीशन QI/DI ही यूज़ किया हूँ। और इसके बाद अगर फर्दर देखें, इसके बाद अगर फर्दर देखें तो मुझे पता है कि अब ये 2 का जैसा पोटेंशियल है, 2 का जैसा पोटेंशियल है, वैसा ही पोटेंशियल 4 का भी है, बिकॉज 2 और 4 तो कनेक्टेड है। तो अगर 2 और 4 का पोटेंशियल भी एक जैसा है, 2 इसे बोल रहा हूँ, 4 इसे बोल रहा हूँ, अगर 2 और 4 का पोटेंशियल ऐसा है, तो यहाँ पर 3 से 2 पर जो ड्रॉप हुआ है, 3 से 4 पे भी वही ड्रॉप होना चाहिए। तो उसका मतलब है यहाँ पर भी फील्ड बिल्कुल वैसा ही ड्रॉप करना चाहिए जैसा कि 3 से 2 पे ड्रॉप हुआ था, वैसे ही 3 से 4 पे भी होना चाहिए। तो अगर 3 से 4 पे ड्रॉप होना है तो फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए, और अगर फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है तो अब मुझे पता है कि डिस्टेंस अगर यहाँ पर D है, अगर डिस्टेंस यहाँ पर D है, यहाँ पर डिस्टेंस 2D था, तो फील्ड चार्जेस की वैल्यू Q1/2 थी। अब यहाँ पर मुझे पता है कि डिस्टेंस D है, तो चार्ज Q होना चाहिए, तो यहाँ पर -Q1। तो देखो, हमने एक लाइन पे लॉजिक के थ्रू इसको सॉल्व कर लिया है। अदरवाइज इसमें बहुत सारे वेरिएबल भी मान के आप कर सकते हैं, बट आपको लॉजिक बताना चाहिए, और सिंपली हमने समीशन QI/DI किया है। अगर मैं 2 और 4 वाले प्लेट्स के बीच में समीशन QI/DI लगाऊं, तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर अगर देखें तो -Q1/2 इंटू D, सॉरी 2D प्लस
x, इसको अगर मैं x मान लिया थोड़ी देर के लिए, इंटू डी, ये मिलके 0 होना चाहिए, बिकॉज मैं इधर राइट वाले चार्जेस को लूंगा या फिर इधर वाले को, दोनों के लूंगा। तो मैंने अभी सिर्फ लेफ्ट वाले चार्जेस को लिया है, मतलब इधर वाले फेसिंग को लिया है। तो अगर इस हिसाब से देखें तो ये कैंसिल हुआ, तो x इंटू डी दैट शुड बी इक्वल्स टू Q1 इंटू डी, Q1 इंटू डी। तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं, डी हुआ कैंसिल, तो x की वैल्यू Q1 आ गई, x की वैल्यू Q1 आ गई। तो ओवरऑल पूरा डिस्ट्रीब्यूशन तो हो चुका है। अब डिस्ट्रीब्यूशन जब हो गया है तो अब हम क्या करें, किसी भी एक जगह का नेट चार्ज कंजर्व कर लो, किसी भी एक जगह का नेट चार्ज कंजर्व कर लो। तो अगर मैं यहाँ पर इन दोनों का नेट चार्ज कंजर्व करूँ, 1 और 3 कनेक्टेड थे ना, हाँ, तो क्या लिखूंगा, 0 प्लस Q1, ये हो गया इधर। अब 3 का अगर देखें तो प्लस 3Q1/2 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0, दैट शुड बी इक्वल्स टू 0 क्यों, दैट शुड बी इक्वल्स टू इन पे होने वाला नेट चार्ज। तो ये 2Q था, ये Q था, देख लीजिएगा इन पे नेट चार्ज क्या था, 2Q और Q, मतलब 3Q था। तो अभी इसका 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 और इसका, इन चारों का सम भी 3Q ही होना चाहिए, तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 3Q। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो 5Q1/2 इज इक्वल्स टू 3Q। तो यहाँ से ओवरऑल अगर देखें तो Q1 की वैल्यू कुछ आ गई 6Q/5। तो अगर Q1 आ गया तो सारे डिस्ट्रीब्यूशन हो गए। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो कुछ इस तरह से हम प्लेट्स पर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, बहुत आसानी से हर एक डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आया होगा। और इसी तरह से हम हर एक चीज़ को कवर अप कर रहे हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कोर्स पे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर एक बार जाकर चेकआउट कीजिए, आपको बिल्कुल बेस्ट लेवल का कंटेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ठीक है, आज की वीडियो को फिलहाल यहाँ पर ही कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो एक और लगाएंगे जिसमें हम अर्थिंग ऑफ प्लेट्स के बारे में बात करेंगे और हमारा कंडक्टर्स का कंसेप्ट पूरा वहाँ पर जाता हुआ कंप्लीट हो जाने वाला है। तो ठीक है, आज की वीडियो को यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।